जय हिंद दोस्तों अगर आप भी 2026 में जो आपका अप्रैल महीने में एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, अगर उसमें आपको 100% सिलेक्शन वहाँ पे लेना है, तो जितना हो सके उतने वैसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें जो आपके प्रेजेंट टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम में टीसीएस वहाँ पे कराती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम वही सारे क्वेश्चन की यहाँ प्रैक्टिस करेंगे जो आपके प्रेजेंट टाइम पे जो टीसीएस एग्जाम कराती है। टीसीएस जितने भी आपके एग्जाम कराती है जहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि आपका भी एग्जाम जो आपका अप्रैल महीने वहां पे होने वाला है ये भी आपका टीसीएस ही यहाँ पे कराएगी। तो अगर जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ 50 क्वेश्चन जैसा आपका पेपर वहां पे आता है, हर क्वेश्चन में सिलेक्टेड वही कराऊंगा कि जिन क्वेश्चन के ज्यादा चांस रहेंगे पेपर में आने के। और साथ साथ जो मैं पॉइंट इनके बताते जा रहा हूँ कि अगर टीसीएस ने ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा है तो और क्या चीज आपको तैयार होनी चाहिए जो हमारे पेपर वहां पे आ सकती है। तो सारे पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करते हुए चलूंगा, जैसा मेरा पेपर आता है सेम वैसे सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे जीके देखते हैं। जीके के टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पेपर में आते हैं। अगर आपने इन 10 क्वेश्चन में अगर 7 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो मान चलना आपके जब पेपर वहां बैठोगे वहां बड़ी आसानी से क्वेश्चन आप सही कर लोगे। जीके में दोस्तों जो 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं तो ये मान चलना कि 2 क्वेश्चन लगभग कंफर्म है करंट अफेयर के भी वहां पे आएंगे, तो करंट अफेयर की तैयारी आप करते हुए चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब वहां पे हुई थी, और ये ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पेन और कॉपी जरूर साथ में लेके बैठना है, कम से कम ये काउंट जरूर कर चलना स्कोर क्या आपका यहाँ पे हो रहा है, कौन सा पार्ट वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ताकि आगे आप उसी तरह से अपनी तैयारी वहां पे कंटिन्यू कर सको। तो इसका आंसर आप क्या बताओगे? तो अगर जिन बच्चों के राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है कि 9 दिसंबर 1946, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ से और क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए जो हमारे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। एक यही आपसे देखो, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा गया संविधान सभा की पहली बैठक कब वहां पे हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष का बताओगे। तो पहली बैठक हमने बता दिया 9 दिसंबर 1946 आपने यहां बता दिया, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आप कहोगे डॉक्टर सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सिन्हा यहाँ पे हो जाते। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो पहली बैठक वहां पे हुई थी उसमें कुल कितने आपके लोग शामिल वहां पे थे, सदस्यों की संख्या अगर पूछी जाती तो कुल कितने सदस्य थे? आप कहते टोटल आपके 299 सदस्य यहाँ पे हो जाते हैं। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कुल 299 सदस्य यहाँ पे थे इनमें महिलाओं की संख्या कितनी वहां पे थी, तो महिलाओं की संख्या क्या बताओगे? महिलाओं की संख्या बताओगे 15, इसमें महिलाएं आपकी यहाँ पे शामिल हो जाती है। और क्या चीज आपसे यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक ये पूछ सकता है कि इसकी अंतिम बैठक बताओ कब हुई थी। पहली बैठक आपने देख लिया, अगर आपसे अंतिम बैठक आपसे पूछा जाए तो अंतिम बैठक आप क्या बताओगे? सीधा बताना है 24 जनवरी 1950। क्या बताओगे? 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक यहाँ पे हुई थी, और तभी आपका क्या अपनाया गया था? तभी आपका जो राष्ट्रगान था ये आपका अपनाया वहां पे गया था। एक ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे हमने ये देखा था कि संविधान सभा के जो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये हमने यहाँ पे देख लिया। अगर यहाँ आपसे ये चीज पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताना कि इसके स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे कौन हो जाते हैं, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। तो एक और यहाँ पे नोट करना, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसके स्थायी अध्यक्ष क्या पूछेगा? इसके स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो नाम सीधा सीधा किसका बताना है? आप कहोगे सर हम बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम बताना है। और कब इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे? हम कहेंगे 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष आपके बन गए थे। तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका ये आर्मी का एग्जाम वहाँ पे होने वाला है ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हर आपका जो पार्ट का आप ये काउंट करना स्कोर कितना हो रहा है। हम सबसे पहले देखेंगे कि जीके जो हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं इनमें हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अपना टारगेट 7 क्वेश्चन का मान चलना। अगर 7 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो तैयारी बिल्कुल यहाँ पे सही चल रही है। अगर 7 से कम सही हो रहे हैं तैयारी अभी गड़बड़ चल रही है, और भी तैयारी करने की जरूरत आपको यहाँ पे हो जाती है। अच्छा ये बताओ, सितंबर 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन, यानी शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन यहाँ पे हो जाते हैं?
करंट अफेयर क्वेश्चन है। अभी जो आपके एसएससी के एग्जाम वहां पे जो टीसीएस ही वहां पे करा रही थी, सेम ऐसा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। और जैसे क्वेश्चन आगे पेपर में आते सेम वैसे ही मैं आगे चल के वहां पे कराऊंगा, क्योंकि हमें 2 अप्रैल महीने में जो हमारा पेपर यहाँ पे होने वाला, हर हाल में एग्जाम अपना क्लियर वहां पे करना है। तो टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ, जितना टाइम बचा है जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ वैसे तैयारी करने में आप वहां पे लग जाइएगा। तो यहाँ पूछा गया है शिक्षा मंत्रालय कैबिनेट मंत्री, तो आप काउंट कर लेना इसका आंसर आपका सही है या गलत है। तो आंसर आप क्या बताओगे? हम यहाँ बताएंगे धर्मेंद्र प्रधान बता देना है, ऑप्शन नंबर 4। तो जिन बच्चों का ऑप्शन 4 आया वो सारे बच्चों का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो गया। दोस्तों यहाँ पे एक नाम दिया गया एचडी कुमार स्वामी, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना, इनके भी सभी के नाम याद कर लेना। ये दोस्तों हो जाएंगे आपके भारी उद्योग मंत्री। ये क्या हो जाएंगे? भारी उद्योग मंत्री हो जाते हैं। पीयूष गोयल का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, ये क्या बताओगे? ये दोस्तों हो जाएंगे आपके वाणिज्य मंत्री हो जाते हैं। एक नाम नितिन जयराम गडकरी का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सड़क परिवहन मंत्री आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ये नाम भी याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका गडकरी का बहुत बार ये भी नाम पूछा जा चुका है। तो ये और मंत्रियों के नाम यहाँ पे आपके हो जाएंगे। हम क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आता है कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में वहां पे की थी। तो ये क्वेश्चन देखिए, अब बताओ क्या आंसर इसका यहाँ पे दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो। 7 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलना, कितना स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है? 7 क्वेश्चन 10 में सही हो गया, जीके आपके सही चल रहे, पेपर अपना निकाल लोगे जीके में। तो बताओ अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी। तो उस शताब्दी का नाम क्या बताओगे? सीधा सीधा आंसर बताना सर, हम कहेंगे पहली शताब्दी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। तो जिन बच्चों का 4 आ गया काउंट कर लेना, आपको ये राइट आंसर यहाँ पे हो गया। दोस्तों यहाँ पे और क्या चीज आपसे पूछी जा सकती है? अगर कभी आपसे ये पूछा गया कि जो यहाँ पे आपके शुंग शासक यानी शुंग वंश की बात यहाँ पे हो रही है, इसका अंतिम शासक कौन है? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? पहला और अंतिम तो कम से कम याद कर ही लेना सबका। अंतिम शासक कौन होगा? तो नाम क्या बताओगे? नाम आप बताओगे सर, हम बताएंगे देवभूति का नाम यहाँ पे बता देना है। और मंत्री वासुदेव कट द्वारा इनकी हत्या वहां पे आपकी कर दी गई थी। कब हत्या इनकी हुई थी? इनकी हत्या हुई थी आपकी 73 BC में, आपकी इनकी हत्या वहां पे कर दी गई थी। अब क्वेश्चन अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, एक हमें ये भी बताना कि जो आपका शुंग वंश है, क्या बताएंगे? शुंग वंश का संस्थापक अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इनके संस्थापक का नाम बता दो, कौन यहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको सीधा बताना किसका नाम? पुष्यमित्र का नाम यहाँ पे आपको बता देना है। यानी जब आपका मौर्य वंश वहां पे समाप्त आपका हुआ था, मौर्य वंश समाप्त होने के बाद कौन सा वंश आया था? आपका शुंग आपका वंश यहाँ पे आपका आ गया था। चाहे इसका संस्थापक पूछे, अंतिम शासक पूछे, सभी के आंसर आप यहाँ पे दे सकते हैं। और ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? आपका एक टॉपिक दिया गया भारत के पड़ोसी देश, तो उसी का आपका ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ये भी लगभग आपका करंट अफेयर में ही वहां पे आ जाता है, क्योंकि ये चीजें, ये जो आपका डाटा होता है, ये आपका अपडेट वहां पे हुआ करता है। तो पहली बात तो ये ध्यान देखो, इसका जो मिलियन शहरों का मतलब होता क्या है? मिलियन शहरों से ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा देश है कि जहां पे उन शहरों के नाम सबसे ज्यादा है, जहां पे एक शहर में 10 लाख से ज्यादा की आबादी वहां पे निवास करती है। तो ये चीज हमसे पूछा गया है। तो बताओ श्रीलंका का नाम बताओगे, पाकिस्तान का बताओगे, नेपाल का बताओगे, बांग्लादेश का। तो जब आपके एग्जाम में टीचर्स ने ये क्वेश्चन पूछा था, वहां पे आंसर क्या राइट किया गया है? पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2। यानी यहां बोला गया कम से कम आपके 8 ऐसे शहर पाकिस्तान में, उन शहरों की संख्या आपके 10 लाख से ज्यादा आबादी वहां पे देखने को मिल जाती है। और वहीं पे अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में केवल एक ही सिटी है यहाँ पे जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, और उस सिटी का नाम क्या बताओगे? उसका नाम है कोलंबो। कौन सा हो जाएगा? कोलंबो। सेम वैसे नेपाल की भी बात करें, नेपाल में एक ही शहर है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे काठमांडू। क्या नाम बता दिया आपने? कहा काठमांडू का नाम यहाँ पे बता दिया। बांग्लादेश दोस्तों ऐसे आपके 4 शहर यहाँ पे हो जाते हैं, जैसे एक आपका ढाका हो गया, चटगांव हो गया, ऐसे आपके कम से कम 4 शहर बांग्लादेश में होते हैं। तो पाकिस्तान में हमने बताया कि हमसे 8 शहर होते हैं, जैसे आपका कराची हो गया, लाहौर हो गया, इनकी जो आबादी है 10 लाख से ज्यादा आपको
देखने को मिल जाती है। तो काउंट करते चलना स्कोर क्या आपका यहाँ पे हो रहा है। अब बताओ ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक वहां पे जीता है? अंजू बॉबी जॉर्ज है, मिल्खा सिंह है, नीरज चोपड़ा है, पीटी उषा है। तो बताइए आंसर कितना यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आप करोगे अगर पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया? और सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे दिखेंगे जो आप एग्जाम आपका अप्रैल महीने में वहां पे होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो आपका पेपर बिल्कुल वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे? सर हम कहेंगे नीरज चोपड़ा का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी क्या बताओगे यहाँ पे 2023 में आपका जो भाला फेंक होता, जो जेवलिन थ्रो था वहां पे, इन्होंने यहाँ पे आपका स्वर्ण पदक वहां पे जीता था। और रिकॉर्ड क्या था इनका? 18.7 मीटर का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया था भाला फेंक जेवलिन थ्रो में। यहाँ पे कब बनाया था? 2023 में इन्होंने स्वर्ण पदक वहां पे अपना जीता था। अब देखो यहाँ पे एक नाम होगा अंजू बॉबी जॉर्ज है। इनके नाम से क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पे? तो इनके नाम से एक चीज ये यहाँ पे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इन्होंने 2023 में, वो 2003 में, इन्होंने 2003 में कौन सा पदक जीता था? इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, यानी गोल्ड नहीं जीता था। अगर ब्रॉन्ज का पूछा जाता तो हम किसका नाम बताते? अंजू बॉबी जॉर्ज का। कि पहली महिला खिलाड़ी का नाम बताओ जिन्होंने आपका 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 जो एथलेटिक चैंपियनशिप में पहला पदक वहां पे जीता ब्रॉन्ज का, तो किसका नाम बताओगे? यहाँ बताएंगे अंजू बॉबी जॉर्ज का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे, इसके बाद इन्होंने 2005 में क्या जीता? सिल्वर जीता था। लेकिन सब इसमें हमसे क्या पूछा गया? ना ब्रॉन्ज का पूछा गया, ना सिल्वर का पूछा गया, पूछा किसका गया? गोल्ड का हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। अब मिल्खा सिंह के एक एग्जाम में क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है, इनका उपनाम बताओ क्या हो जाएगा? इनका उपनाम पूछा जाता है तो मिल्खा सिंह का उपनाम क्या बताओगे? हम बताएंगे इनको कहा जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से, ये आपके वहां पे जाने जाते हैं। और इसके बाद इन्होंने 1958 में आपके एशियाई खेलों में 400 मीटर की जो रनिंग वहां पे हुई थी, इसमें इन्होंने गोल्ड पदक वहां पे जीता था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यानी अंजू बॉबी का पूछ ले, नीरज चोपड़ा का, मिल्खा सिंह का, यानी इनसे और क्या क्या चीजें हमारे पेपर पूछी जा सकती है, सारे पॉइंट मैं आपके क्लियर करा रहा हूँ। क्योंकि देखो आपके पेपर कुछ भी चीजें वहां पूछी जा सकती है। जैसे ये क्वेश्चन हमारा वही भारत के जो पड़ोसी आपके देश यहाँ पे हो जाते हैं, उसी से आपका टॉपिक हो जाता है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये जो एक भाषा दी गई है धिवेही, ये भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? जैसे अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि भारत की राजभाषा क्या है यहाँ पे, तो भारत की क्या बता दोगे? आपको बताना है हिंदी यहाँ पे हो जाती है। वैसे यहाँ पे ये पूछा गया धिवेही जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा यहाँ पे हो जाती है, और ये ऑप्शन हमारे मालदीव है, श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान है। तो अगर पेपर क्वेश्चन आया इसका राइट आंसर कितना आपको यहाँ पे करना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आपका यहाँ पे हो जाता है? काउंट करते चलना, 7 क्वेश्चन सही हो गए। जीके आपका बहुत सही चल रहा है, क्योंकि देखो आपका जो एग्जाम आर्मी नर्सिंग का यहाँ पे होगा, इसमें आपका जो मेन जीके हो गया और बायोलॉजी केमिस्ट्री, यही 3 ऐसे आपके टॉपिक होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे भी और आपको बाहर भी करते हैं। क्योंकि बच्चा अब बायोलॉजी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है वहाँ पे, लेकिन जीके में इतना ज़्यादा फोकस वहाँ पे नहीं कर रहा है। और जीके अगर आप इनके आंसर यहाँ पे दे पा रहे हो, मान चलना तैयारी बिल्कुल सही आपकी यहाँ पे चल रही है। तो धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो हम क्या कह देंगे, ये आपका हो जाएगा दोस्तों मालदीव बताना है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो अगर श्रीलंका का हमसे पूछा जाता तो यहाँ का हम क्या बताते हैं? सिंहली। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? सिंहली हो जाते। एक यहाँ पे आपकी तमिल भाषा भी श्रीलंका में आपकी यहाँ पे चलती है। इसके बाद म्यांमार की राजभाषा की अगर हम लोग बात करें तो म्यांमार की हो जाएगी बर्मी राजभाषा यहाँ पे हो जाती है। भूटान की राजभाषा हम लोग बात करें क्या हो जाएगा? भूटान की हो जाएगा तजोंगखा, ये यहाँ की राजभाषा आपकी हो जाती है। तो किसी भी देश की राजभाषा पूछी जाएगी हम उसका आंसर यहाँ पे दे लेंगे। अब ये बताओ भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से आपका हटा दिया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन वहां पे हुआ था? तो आंसर बताइए और काउंट कर लीजिएगा कि आप इसका आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। 7 क्वेश्चन टारगेट बना के चलना, जीके में सही आपके यहाँ पे होने चाहिए। कितने आपका स्कोर अभी तक यहाँ पे हुआ है? तो आप क्या बताओगे
कि जो आपका ये संपत्ति का अधिकार जो आपका था, ये अब एक प्रकार का कैसा हो गया, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार आपका यहाँ पे हो चुका है। तो इसमें कौन संविधान संशोधन यहाँ पे हुआ था, हम कहेंगे 44वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। तो काउंट कर लेना क्या स्कोर यहाँ पे आपका चल रहा है। अब क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार है ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत अब इसको वहां पे जोड़ा गया है। तो आप क्या कहोगे, यहां पे कहेंगे इससे दोस्तों अब आपका ये अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 300 है, संविधान का जो आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 300A में आपका ये वहां पे अब जोड़ा गया है, जो एक प्रकार का कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार आपका ये यहाँ पे हो जाता है। अब क्वेश्चन ये अगर पूछा जाए कि ये जो 44वां संविधान संशोधन है ये कौन से वर्ष में वहां पे आया था, तो वर्ष यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ बताओगे 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन यहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर पूछेगा कि आपका जो 44वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष में वहाँ पे हुआ था, तो वर्ष क्या बताओगे, 1978 आपका यहाँ पे हो जाता है। ये आपका जो इमरजेंसी वहाँ पे लगी थी, इमरजेंसी के बाद आपका ये संशोधन वहाँ पे हो गया था। और दोस्तों ये नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी मैंने भेज ही रखे हैं, यानी दोस्तों जो आपके ये बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, मैथ, इनके दोस्तों जो मैंने आपके शॉर्ट नोट्स वहां प्रोवाइड किए, केवल यहाँ पे केवल वही चीजें आपको बताई गई जहां से आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो हमारा आर्मी नर्सिंग का पेपर है उसमें यानी न्यू पैटर्न बेस में यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वो सारी चीजें यहाँ दी जा रही है जहां पेपर में आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, नोट्स लिखने में और बनाने जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो प्रॉपर आपका बच जाएगा। बस ये कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट आपके हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे दिए गए, बस रट्टा मार लेना, कैसे भी तैयार कर लेना पेपर के पहले। जब पेपर में बैठोगे पेपर के क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेंगे, लेकिन ये सारे चीजें पेपर के पहले एक बार तैयार जरूर कर लेना। और दोस्तों साथ में जो आपके यहाँ 50 जो प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे अभी तक पुराने पेपर हो चुके हैं आर्मी नर्सिंग के, वो भी सारे आपके अपलोड यहाँ पे कर दिए। कहाँ पे अपलोड है, एप्लीकेशन में सीधा जाना, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, प्ले स्टोर आपको ओपन कर लेना है, एनए वाला सर्च कर लेना है, ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करते पहला ही फोल्डर आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, जहां पे आपको ये ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो जितना टाइम बच रहा है इन क्वेश्चन की एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। कंफर्म है कि आपका अप्रैल महीने में पेपर यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपने पेपर के पहले ये सारी चीजें तैयार कर ली, पेपर के क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आओ, ये बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र में इनमें से क्या चीज आपकी यहाँ पे आ जाएगी, एक बार ध्यान से देखिए फिर बताइए राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र का हमसे पूछा गया है कि विनिर्माण होगा, लोक प्रशासन होगा, विद्युत आपूर्ति सेवाएं होगा या वानिकी हो गया। तो यहाँ कुछ भी पूछे सभी के आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। तो हम क्या बताएंगे, आप बताओगे सर लोक प्रशासन, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। काउंट करते रहना क्या स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है। दोस्तों अगर को यहाँ पे सभी की हम बात कर लेते, पहले हम जानते हैं जो तृतीय क्षेत्र हमारा होता है, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे आपका सेवा क्षेत्र हो गया, क्या आ जाएगा, सेवा क्षेत्र आपका ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद दोस्तों जैसे आपका बैंकिंग हो गया, सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है, जैसे आपका बैंकिंग, सेवा क्षेत्र में क्या आ गया, आपने कहा बैंकिंग यहाँ पे हो गया। जैसे आपका शिक्षा हो गया, ये सारे किसमें आते हैं, सेवा क्षेत्र में, शिक्षा हो गया। या दोस्तों जैसे आपका लोक प्रशासन हो, क्या हो गया, लोक प्रशासन यहाँ पे आपको हो गया। ये सारे आपके इसी में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लोक प्रशासन यहाँ पे हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें वहां पे आती हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में आप क्या बताओगे यहाँ पे, जैसे आपका कृषि हो गया, क्या कृषि हो गया, या दोस्तों आपका खनन हो गया, कृषि खनन। एक यहाँ नोट करना से वानिकी हो गया, क्या हो जाएगा, वानिकी हो गया। एक दोस्तों जैसे आपका मत्स्य पालन, तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि जो कृषि होता है, ये जो कृषि होता है ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वहां पे आता है। हम बताएं कृषि आपका द्वितीय क्षेत्र में यहाँ पे आ जाएगा। सेम ऐसे आपका जो प्राथमिक क्षेत्र, इसके भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आपके जो उद्योग हो गए, क्या उद्योग हो गए, या आपका जैसे विनिर्माण हो गया, क्या हो गया, विनिर्माण यहाँ पे हो गया। या फिर दोस्तों केवल आपका निर्माण ही शब्द यहाँ पे लिख के आ जाए, या जैसे आपका विद्युत यहाँ पे हो गया। ये सारे किसमें आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में वहां पे आ जाते हैं। तो किसी का भी पूछेगा आप उसके आंसर यहाँ पे दो लोगे।
अब ये बताना 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए, क्या हो जाएगा। ऑप्शन सामने आपके दोस्तों यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये ऑप्शन एक बार आप देखिए, फिर बताइए क्या राइट आंसर होगा। क्या आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी वहाँ पे कर रहे होगे, आप खुद ही देखते होगे सेम ऐसे इसी लेवल के क्वेश्चन आप प्रेजेंट टाइम पे आपके एग्जाम में वहाँ पूछे जा रहे हैं। तो आपको उन वैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहाँ करनी है जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या बताना है। ये हो जाएंगे आगा खान तृतीय हो जाएंगे। ऑप्शन 4 में आपको टिक यहाँ पे सीधा सीधा आपको कर देना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो आपकी मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब वहां पे की गई थी, कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी, हम कहेंगे स्थापना दोस्तों इसकी 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना कहां पे हुई थी। आप कहोगे ढाका में इसकी हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, आपके आगा खान तृतीय यहाँ पे हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी यहाँ बनता है आपका, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना है, ये मुस्लिम लीग में कब वहां पे शामिल हुए थे। तो अगर ये पहला ये पूछा जाए ये कब शामिल हुए थे, हम कहेंगे ये आपके 1913 ईस्वी में ये शामिल वहां पे हुए थे। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कब वहां बने थे, तो ये अध्यक्ष कब बनेंगे, आप कहोगे 1916 ईस्वी में ये आपके अध्यक्ष यहाँ पे बन जाते हैं। शामिल 1913 में हुए, अध्यक्ष बने 1916 में। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा क्या पूछेगा कि हमें ये बताओ मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए या इसके अध्यक्ष कब बने। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा जाता है वहां पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बताओ भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व वहां पे किया था, किस वर्ष में किया था। अब स्कोर दोस्तों काउंट करते चलना है, क्या स्कोर यहाँ पे हो रहा है आपका 7 क्वेश्चन 10 में आपको कैसे भी सही करने हैं अगर आपको फाइनल तक सिलेक्शन वहां पे लेके जाना है अपना। तो 1925 है, 1927 है, 1923 है या 1918 है। तो क्या बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे आप। तो सीधा सीधा दोस्तों आप क्या कह दोगे, हम कहेंगे 1927। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों पहले तो ये बताओ हमें कि ये जो महार सत्याग्रह है ये आखिर है क्या, महार सत्याग्रह आखिर होता क्या यहाँ पे। तो दोस्तों ये सत्याग्रह दोस्तों सीधा सीधा क्या बताना है, ये सत्याग्रह जो आपका हुआ था 20 मार्च, कब हुआ था, 20 मार्च 1927 में हुआ था, जहां पे दलित जल अधिकारी के लिए अंबेडकर ने क्या किया, नेतृत्व वहां पे किया। एक दलित जल अधिकारी वहां पे था इसका नेतृत्व किसने किया था, अंबेडकर जी ने वहां पे इसका नेतृत्व यहाँ पे किया था। यही आपका क्या था, महार सत्याग्रह आपके यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बताओ अंबेडकर का जन्म कब हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अंबेडकर के और कौन कौन से ऐसे वहां पे थे जिनमें इन्होंने पार्टिसिपेट वहां पे किया था। जैसे अगर अंबेडकर का जन्म पूछ लिया जाए, इनका जन्म कब वहां पे हुआ था, जन्म सीधा सीधा आपको बताना है 14 अप्रैल, क्या हो जाएगा, जन्म सीधा बताएंगे हम 14 अप्रैल 1881 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ, 1881 में इनका जन्म हुआ। कहां पे इनका जन्म हुआ था, हम कहेंगे महू में। कहां पे हुआ था, महू में इनका जन्म हुआ। अगर यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाए इनका बताओ मृत्यु कब वहां पे हुई, तो मृत्यु क्या बताओगे, इनकी दोस्तों जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी आपकी 6 दिसंबर 1956 में आपकी इनकी मृत्यु वहां पे हो गई थी। अब क्वेश्चन अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा हमें ये बताओ इनके और कौन कौन से आंदोलन ऐसे थे, इनके आंदोलन पूछा जाए कौन कौन से ऐसे आंदोलन थे यहाँ पे। तो दोस्तों पहला आंदोलन क्या बताओगे, एक इनका था पूना पैक्ट। पहला आंदोलन क्या था इनका, पूना पैक्ट था। और ये आंदोलन कब हुआ था, हम कहेंगे 1932 में हुआ था। एक इनका था काला राम मंदिर, काला राम मंदिर, ये आप यहां बता दोगे। ये दोस्तों हुआ था आपका 1930 में यहाँ पे हुए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हो सकता है आपके एग्जाम में दिख जाए, क्योंकि टीचर आपके ऐसे क्वेश्चन वहां पे पूछते जाते हैं वहां पे। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये बताओ, जो मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के भी हमारे पेपर में दिखते हैं। इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि tan अल्फा बराबर अगर √3 है, कौशिक बीटा बराबर 1 है, तो हमें अल्फा माइनस बीटा का मान बताओ क्या होगा। देखो आप ये बताओ
जैसे tan अल्फा बराबर √3 है, तो ये √3 किसका मान है, हमें पता है ये √3 जो आपका है tan 60 का मान होता है, यहाँ पे tan 60 का मान है, यानी हमें पता हो गया अल्फा का मान पता हो गया। अब कौशिक बीटा यानी कौशिक का मान कब एक होता है, हमें पता 90 में, तो हम ये कह सकते हैं बीटा का नाम मान पता हो गया आपको 90 यहाँ पता हो गया। सिंपल सवाल क्या पूछा गया, अल्फा माइनस बीटा 90 में, वो अल्फा का मान 60 है और 90 है, यानी हमसे पूछा गया 60 माइनस 90 के बराबर क्या हो जाएगा, आपने कहा सीधा -30 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। मैथ के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बस कैलकुलेशन अगर आपको आती है 5 क्वेश्चन फ्री के मैथ के मिलते हैं वहाँ पे, बड़ी आसान है, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ क्या होते हैं, 3 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये बताओ, रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिन में कर सकती हैं। रितु को अकेले पेंटिंग पूरी करने में 27 दिन वहां पे लग जाते हैं। मोना को अकेले पेंटिंग पूरा करने में कितना समय यहाँ पे लग जाएगा, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। देखो बात हो रही है रितु और मोना की, किसकी बात हो रही है, जब रितु है और प्लस मोना है, ये दोनों मिलकर काम करती हैं, टोटल लगा यहाँ पे 18 दिन। इसके बाद जब आपकी रितु अकेले यहाँ पे काम करती है, रितु अकेले काम करती है, इसके यहाँ पे लग रहा है 27 दिन का। अब ये हमसे पूछा जा रहा है, हमें ये बताओ साहब कि जो मोना जब अकेले काम करेगी तो उसे काम को पूरा करने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम क्या हो गया, आपने कहा 54 एलसीएम हो गया। 18 का 18 छत्या 8 से 54 3 बार जाएगा, 27 दून 54 2 बार यहाँ पे गया। इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों मिलके जब काम करेंगे एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3 यूनिट। और जब ये अकेले ऋतु काम करती है एक दिन में कितना काम हो रहा है, 2 यूनिट। और कुल काम कितना हमारा है, 54 काम यहाँ पे। तो ये बताओ यहाँ पे ये ज्यादा किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे दोनों लोग हैं, यानी ऋतु भी है मोना भी यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ऋतु को हम माइनस करते हैं, हमें ये निकल के आ जाएगा कि मोना एक दिन में कितना काम कर रही है। तो मोना एक दिन में कितना काम करेगी, 3 में 2 माइनस कर दो, 1 आपका निकल के यहाँ पे आ गया। अगर ये एक दिन में 1 काम कर रही है तो 54 काम करने में कितना टाइम लेगी, आप कहोगे 54/1 हम कर देंगे, इक्वल टू आपका 54 दिन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मोना है अगर पूरे काम को अकेले यहाँ पे करेगी तो उसे 54 दिन का टाइम वहाँ पे आपका लगेगा। सीधा सीधा आंसर क्या बता देना है, ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात कितना यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे त्रिज्या में ही केवल परिवर्तन आपको यहाँ पे हो रहा है। देखो हमें क्या दिया जा रहा है, गोले की यहाँ बात हो रही है। तो सबसे पहले बताओ गोले का आयतन का सूत्र यहाँ पे क्या होता है, वो हमें पता है 4/3 पाई r की घात 3 यहाँ पे होता है। दोस्तों यहाँ पे दोनों चीज तो क्या हो जाएंगे, आप सीधा सीधा कट जाएगा। देखो 4/3 पाई इधर इधर भी रहेगा, जो दूसरा गोला रहेगा उसकी त्रिज्या आप यहाँ बढ़ा रहे हो। तो अगर जो पहले की त्रिज्या आपकी मान लो r1 है, पहली त्रिज्या हम मान लें 1 r की घात 3 हो गया, दूसरी की त्रिज्या आपने अगर 3 गुनी यहाँ बढ़ा दी। अब बताओ कितना अनुपात यहाँ पे आपको, देखो 4/3 पाई तो आपको दोनों कट ही जाएंगे यहाँ पे, लेकिन इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा आपका r की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर आप कितने पावर लगा दो उसकी वैल्यू 1 यहाँ पे होती। यहाँ पे आप देखोगे ये इसकी हो गई 27 r की घात 3, r की घात 3 ये भी कट गया, 1 अनुपात कितना हो गया, 27 यहाँ पे हो गया। यही आपका रेशियो यहाँ पे हो जाता है, दोनों गोलों के आयतनों का रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 1:27 यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बताना है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये एक बार ध्यान से देखो और बताओ आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें सीधा सीधा क्या दिया जा रहा है, 4% बराबर अगर 72 है 4% बराबर अगर आपका ये 72 यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी x का 4% है, x का 4% 72 है, x का मान बताओ यहाँ पे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे 4/100 बराबर ये कितना हो गया हमारा 72 यहाँ पे आपका हो गया। तो काटिए कितनी बार जाएगा यहाँ पे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 72
बटे 4 इधर आ गया, गुणे आपका यहाँ पे 100 हो गया। 4 से काटा सीधे यहाँ पे हमारा हो गया 25 हो गया। 72 गुणे 25 करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका हो गया 1800 रुपये यहाँ पे हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स का मान कितना आपका आ गया, 1800 यहाँ पे हो गया, कितना 1800। दोस्तों जो आपके मैथ क्या है ना, मैथ में 5 के पाँचों आपके सही यहाँ पे होने चाहिए। एक भी मैथ क्वेश्चन गलत वहाँ पे ना करना। अगर मैथ आपने गलत वहाँ पे कर दी तो मान चला सिलेक्शन से बहुत पीछे आ जाओगे, आपसे कम हजारों बच्चा वहाँ पे आगे आ जाएगा। मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, कैलकुलेटिव वहाँ पे हो सकते हैं, बस थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपको आता है पांचों के पांचों सही करके वहाँ पे आओगे। एक भी क्वेश्चन मैथ गलत वहाँ पे बिल्कुल ना करिएगा। दो यहाँ पे दिया गया साइन ए बराबर 8/17 है, कॉस ए और सेक ए का मान बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। यानी अगर आपका साइन ए बराबर 8/17 यहाँ पे दिया जा रहा है तो ये बताओ कॉस ए और सेक ए का मान यहाँ पे कितना यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखो यहाँ सिंपल से क्या दिया गया, पूछा गया कॉस ए इंटू सेक ए, इसका मान यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे हम एक चीज ये नहीं कर सकते यहाँ पे कि एक इसका मान हमेशा क्या होता है, कॉस ए है सेक है, सेक ए को आप क्या लिख सकते हो 1/cos ए यहाँ पे लिख सकते हो, यानी cos ए इंटू या 1/cos ए भी यहाँ पे हमारा हो जाएगा। यहाँ सीधा सीधा आप खुद ही देख लो, सारा वैल्यू कट गया, मान कितना आपका हो जाएगा, एक ही यहाँ पे मान हो जाएगा। तो कभी भी इसकी वैल्यू यहाँ पूछी जाएगी, आपको सीधा सीधा क्या बताना है, इसका मान हमेशा आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, जो कि हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आता है। फिजिक्स के टोटल 5 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। देखो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, ये बिल्कुल नॉर्मल आएंगे। मेन फोकस आप करना है किसी बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में और जीके में। ये 3 पार्ट आप जो बच्चा ने तैयारी यहाँ पे कर ली और जो नोट्स मैंने आपको दे रखे बस उन्हीं को रट्टा मार के पेपर में बैठ जाना, पेपर क्वेश्चन सीधे सीधे आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य बताओ क्या है। मैथ का और फिजिक्स का इनके एक भी क्वेश्चन किसी बच्चे गलत वहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत अगर हुए, देखो आप बायोलॉजी में गलत कर सकते हो, केमिस्ट्री में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके ना आ रहे हो, जीके भी समझ में आता है कि करंट अफेयर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता, तभी मैं जीके में यही कहता हूँ कि आपने अगर 7 क्वेश्चन सही कर लिए तो तब भी कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। लेकिन टारगेट ये मान चलना कि जो हमारा 50 क्वेश्चन का पेपर होगा तो कैसे भी करके 42 क्वेश्चन आपको हर हाल में वहां पे सही करने, अगर फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है। इससे नीचे कट ऑफ जल्दी वहां पे नहीं जाती। पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा, जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं सेम यही लेवल आपके एग्जाम का भी वहां पे होगा। तो इसमें क्या पूछा गया, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य बताओ क्या होती। तो हम सभी को पता है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य क्या यहाँ पे होगी। आप कहोगे सर हम कहेंगे 3900 एंगस्ट्रॉन से लेके 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे होती है। तो आप सीधा कहोगे ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब क्वेश्चन अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ जो आपका दृश्य स्पेक्ट्रम यहाँ पे होता है, इनके रंगों का क्रम आपसे पूछ लिया जाता है, इनके रंगों का क्रम क्या वहां पे होता है। दो इनका रंगों क्रम, एक फार्मूला यहाँ पे याद करना, विबग्योर, विबग्योर, ये फार्मूला आप यहाँ पे याद कर लेना। यहाँ सभी रंगों क्रम आप निकाल सकते हो। जैसे क्या हो सकता है, जैसे आपका मान लो बैंगनी क्रम क्या हो गया, आपने कहा जैसे बैंगनी हो गया, इसके बाद बैंगनी हो गया, इसके बाद जैसे दोस्तों आपका नीला हो गया, ये आपका हरा हो गया, हरा हो गया, इसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा आपका पीला हो गया, फिर आपका नारंगी यहाँ पे हो गया, नारंगी हो गया, इसके बाद दोस्तों जैसे आपका लाल हो गया। यानी ये फार्मूला आपका यहाँ पे अगर तैयार है यहाँ पे तो सारे नाम आप निकाल सकते हो। वी से बैंगनी हो गए, ये सारे नाम यहाँ पे आप निकालो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन ये फार्मूला एक बार यहाँ पे तैयार कर लेना, इसी फार्मूला से ये सारे नाम यहाँ पे निकाल सकते हो, कोई भी क्रम आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ जो यूवी की तरंग दैर्ध्य रेंज क्या होती है, जो आपकी यूवी किरणें यहाँ पे होती है उनकी तरंग दैर्ध्य रेंज अगर पूछी जाए कि यूवी की रेंज बताओ यहाँ पे क्या होगी, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर ये पेपर में आपके पूछा जा सकता है तो यूवी का भी हमारे पेपर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना ये हो जाएगा आपका 100 एंगस्ट्रॉन से लेके आपका 3900 एंगस्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य की मापने की इकाई वहां पे क्या होती है, तो तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या हम बता रहे हैं, एंगस्ट्रॉन यहाँ पे हो रही है। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो यूवी की रेंज अगर पूछी जाए ये भी याद कर लेना, और ये आपका क्रम याद कर लेना, क्रम से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कोई बच्चा इसका भी आंसर गलत वहां पे बिल्कुल नहीं करेगा, काउंट करते चलना क्या स्कोर यहाँ पे हो रहा है। प्रत्यावर्ती धारा का
को प्रत्यक्ष धारा में कौन बदलेगा, प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में कौन वहां बदलेगा, कि आपका ट्रांसफार्मर है, डायनमो है, आपका ऑसिलेटर है, या आपका रेक्टिफायर है, तो कौन यहाँ बदलेगा। क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए। ये तो बहुत पहले से आप पढ़ते हुए यहाँ पे आ रहे हो, तो आप क्या बताओगे आंसर यहाँ पे दोस्तों, हम क्या बताएंगे, रेक्टिफायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पे आपको टिक कर देना है। देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये केवल क्या करेगा, ये आपका वोल्टेज केवल बदलता है। क्या बदलता है, वोल्टेज, यानी ये इसका जो कन्वर्ट तो सीधा यही रहता है, ये एसी से एसी में ही रहेगा, बस क्या रहेगा, वोल्टेज ये चेंज करता है, वोल्टेज कम भी करता है बढ़ाता भी, ये काम किसका होता है, ट्रांसफार्मर का। डायनामो का दोस्तों क्या काम रहेगा, ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट यहाँ पे करता है, एसी को डीसी को, यानी यांत्रिक से ये विद्युत ऊर्जा बनाता है। अब आपका दोस्तों यहाँ पे ऑसिलेटर यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये दोस्तों आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सिग्नल बनाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन बनाता है, वहां पे हम बताएंगे ऑसिलेटर जो होता है फ्रीक्वेंसी सिग्नल का काम बनाने काम ये आपको वहां पे करेगा। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, यहां से हमारा अगला क्वेश्चन था, मानव आंख में 60 या निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए क्या उपयोगी होता है, क्या चीज वहां पे यूज किया जाएगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या आपका द्विफोकल लेंस, तो आप कौन सा लेंस का यूज वहां पे करोगे। ये भी क्वेश्चन आप देखा होगा, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन का पेपर में आते हैं, 30 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल ही आपसे वहां पूछे जाएंगे, बस 20 क्वेश्चन एक ऐसे होते हैं जो बच्चों को सिलेक्शन वहां पे दिलाता है। तभी तो लगभग हर बच्चा 25-30 क्वेश्चन हर बच्चा ही वहां पे सही कर लेगा, लेकिन जो बच्चा 40-42 क्वेश्चन वहां पे सही करता है वो सिलेक्शन लेके वहां पे जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि करने के लिए क्या उपयोगी यहाँ पे होता है, तो हम सभी को पता है किसका यूज होता है, अवतल लेंस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर उसको कभी ये पूछा जाए आंख का सामान्य फोकस दूरी क्या वहां पे होती है, आंख का सामान्य फोकस दूरी क्या यहाँ पे होती है, तो ये आप क्या बताओगे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ये दोस्तों आपके होते हैं निकट बिंदु, निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु हो जाएगा। अगर कभी ये पूछ लिया जाए दूर बिंदु क्या यहाँ पे होता है, तो दूर बिंदु आप बताओगे अनंत, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूर बिंदु हो जाएगा आपका अनंत यहाँ पे हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि आंख का सामान्य फोकस दूरी क्या है, निकट बिंदु पूछेगा हम बताएंगे 25 सेंटीमीटर। अगर ये पूछा जाए दूर बिंदु वहां पे क्या होता है, वो आपका अनंत यहाँ पे हो जाता है। कोई भी चीज अगर पूछा जाए आप उसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये बताना तारे के टिमटिमाने का कारण क्या हो, जैसे आपने देखा होगा ऊपर हम लोग आकाश में देखते हैं रात में, ये तारे वहां टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं, तो यही पूछा गया है उसका रीजन आखिर क्या वहां पे, प्रकाश का विक्षेपण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या वायुमंडलीय परावर्तन है, या वायुमंडल का अपवर्तन हो जाता है। तो कौन सी ऐसी घटना होती है जहां पे हमें तारे जो होते हैं कैसे दिखते हैं, टिमटिमाते हुए नजर वहां पे आते हैं। तो तारों का जो टिमटिमाना होता है ये होता दोस्तों आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वहां पे होता है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो गया। फिजिक्स के भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने, ना तो मैथ के ना तो फिजिक्स के, इसके बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे और सारे बच्चे सही भी इनके आंसर वहां पे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा हमें ये बताओ जो आपका वायुमंडलीय अपवर्तन है इनके कुछ आप अन्य एग्जाम्पल और हमें बता दो यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय ये सूर्य क्या होता है, हमें जल्दी मतलब जल्दी दिखना आपका ये वहां पे हो जाता है। एक देखा होगा आपने क्या घटना होती है, जो मिराज की घटना यहाँ पे होती है, कौन सी मिराज की घटना होती है, यानी देखा होगा जब रेगिस्तान में वहां पे जाते हो वहां पे उसका भी लगभग इसी में संबंध हो जाता है। लेकिन इसमें सीधा ये देखना है कि वायुमंडलीय जो आपका अपवर्तन होता है कि सूर्योदय का जल्दी दिखना, जब सूर्योदय वहां पे होता है सूर्य का जल्दी दिखना किस वजह से यहाँ पे होता है, हम कहेंगे अपवर्तन की वजह से होता है। और जो मिराज वाली कंडीशन यहाँ पे होती है ये भी आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही वहां पे होता है। तो ये दोनों घटनाएं भी याद करना। अगर आपसे ये यहाँ पूछा जा रहा है तारे का टिमटिमाना, तो वहां आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य का जल्दी दिखना क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है, या मिराज का दिखना क्या कारण होता है, क्या रीजन इसका यहाँ पे होता है। तो दोनों का रीजन भी आपको बता देना है, वायुमंडल का अपवर्तन ही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अच्छा ये बताओ यहाँ पे कारों की हेडलैम्प में उपयोग होने वाले दर्पण का प्रकार बताओ। दर्पण से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये एक दर्पण का नाम दे देगा और हमसे ये पूछा जाता है कि इस दर्पण का यूज आपका कहाँ पे किया जाता है। तो कम से कम दर्पण के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहले इसका आंसर बता दो क्या यहाँ पे होता है, मैं कुछ और आपको दर्पण के नाम दिखाऊंगा और उनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो सारे बताऊंगा। पहले तो बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा कि कारों की जो हैंड लैंप होती है उनमें उपयोग होने दर्पण कौन सा होता है। तो उस दर्पण का सीधा सीधा नाम क्या आपको बताना है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा पैराबोलिक अवतल दर्पण यहाँ पे हो जाता है। पैराबोलिक अवतल दर्पण आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ जो आपका ये पैराबोलिक अवतल दर्पण है इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो एक हमने क्या देखा, एक यूज तो देख लिया हैंड लैंप में हो गया, और कहाँ पे यूज किया जाएगा आप कहोगे सर्च लाइट में, और कहाँ पे यूज होता हम कहेंगे सर्च लाइट में इसका यूज किया जाएगा, और कहाँ पे होगा आप कहोगे टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप में भी इसका यूज वहां पे होता है। कहाँ पे टेलीस्कोप में होता है, और जो किरणें समांतर करने में भी इसका यूज वहां पे पैराबोलिक अवतल दर्पण का यूज वहां पे होता है। इसके बाद दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा एक हमें ये बताना जो आपका उत्तल दर्पण है, अगर उत्तल दर्पण का हमसे पूछा जाए उत्तल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, तो इसका क्या बताओगे, तो आप सीधा बताओगे रियर व्यू, रियर व्यू देखने के लिए, या फिर दोस्तों आपका जैसे व्यापक दृष्टि या छोटी इमेज। जैसे एक क्वेश्चन देखा होगा जैसे जो बाइक हम लोग चलाते हैं जो वहां पे शीशे लगे होते हैं, यानी जो हम लोग शीशों काम क्या होता है जो पीछे से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही वो देखने के लिए वहां पे लगा होता है। यही पूछा गया है कि उसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो कहोगे रियर व्यू है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए वहां पे इसका यूज किया जाता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ अच्छा आपका जो बेलनाकार, अगर कभी क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाए, एक हमें ये बता देना बेलनाकार दर्पण का यूज कहाँ कहाँ पे होगा, बेलनाकार दर्पण का यूज कहाँ पे आप करोगे, तो दोस्तों यहाँ पे सीधा बताना है कि सौर कुकर में। क्या बताना है, सौर कुकर में, सौर कुकर में होता है। एक कहाँ पे होगा दोस्तों जो आपके चिकित्सा उपकरण है, कहाँ पे, चिकित्सा उपकरण में भी इसका वहां पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि सौर कुकर में कौन से दर्पण का यूज वहां पे होता है, हम बताएंगे बेलनाकार दर्पण का यूज होगा। कि चिकित्सा उपकरण बनाने में किसका यूज होता है, हम बताएंगे बेलनाकार का। अगर क्वेश्चन पूछा गया गाड़ियों में जो आपका रियर व्यू का यूज वहां पे कहता है वो कौन सा दर्पण वहां पे होता है, हम बताएंगे उत्तल दर्पण होता है। सर्च लाइट में टेलीस्कोप में कौन सा यूज होता है दर्पण, आप बताओगे पैराबोलिक दर्पण यूज वहां पे किया जाएगा। यहां से हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री भी हमारे पेपर में आते हैं। इसमें सीधा सीधा क्या चीज पूछी जा रही, धातुओं की चमक किस कारण से वहां पे होती है, जो धातुएं होती हैं जो चमकती हैं उनका रीजन क्या वहां पे होता है। अगर क्वेश्चन ये यहां पूछा जाता है कि अधातुओं में चमक क्यों वहां पे नहीं होती है, इसमें पूछा जा रहा है धातुओं में चमक क्या रीजन है जहां पे होती है। अब केमिस्ट्री दोस्तों ये होता है 15 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो 15 में अगर आपने यहाँ पे 13-14 भी आपके सही हो रहे हैं तो मान चलना सही चल रही, कंडीशन सही चल रही है। लेकिन फाइनल का जो टारगेट बना के 42 क्वेश्चन का ही आपको लेके चलना है। तो यहाँ बताओ धातुओं की चमक किस कारण से वहां पे होती है, उच्च घनत्व परमाणु के बंद पैकिंग गलत हो जाएगा, उच्च पॉलिश ये भी गलत हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से प्रकाश का परावर्तन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सीधा सीधा क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अगर ये यहाँ पूछा जाता है कि जो आपकी अधातुएं होती हैं उनमें चमक क्यों नहीं होती है, तो उनमें क्या होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं होते, इसी वजह से आपके अधातुओं में चमक वहां पे नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, दिया जा रहा है निम्नलिखित में से एक का उपयोग नोबल धातुओं को घोलने के लिए वहां पे देखो नोबल धातुएं आपको कम से कम इनके नाम पता होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से नोबल धातु कौन सी यहाँ पे है, लेकिन इसमें फिलहाल पूछा जा रहा है कि नोबल धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग वहां पे होता है। तो बताओ ये ऑप्शन सामने यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप काउंट कर लेना आंसर इसका क्या हो जाएगा। आंसर दे पा रहे नहीं दे पा रहे, तो हम सीधा सीधा क्या बताएंगे, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्वारेजिया। क्या बोला था, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया दोस्तों होता क्या है, तो एक्वारेजिया क्या बताओगे, ये दोस्तों हो जाएगा आपका नाइट्रिक और आपका हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और आपका
क्लोरिक नाइट, इनका जो हम लोग मिलाते हैं 1:3 जब आपको ये मिला दिया जाता है तो इसको मिलाने के बाद जो आपका बनता है वही हमारा क्या होता है, एक्वा रेजिया आपका यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये मतलब नोबेल धातुएं कौन कौन से यहाँ पे होती हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो मैं आपको ये लिखा रहा हूँ ये सारे सारे नाम याद कर लेना, ये सारे क्या होते हैं, नोबेल धातुएं आपकी यहाँ पे होती है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका यूज कहाँ पे होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का दोस्तों ये आपका बैटरी हो गया या उर्वरक में इनका यूज होता है। कहाँ पे, बैटरी में और आपका उर्वरकों में भी इसका यूज वहां पे आपका किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं कि अमोनल किसका मिश्रण होता है, बताइए। ऑप्शन सामने आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, अमोनल किसका मिश्रण है यहाँ पे। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा गया अमोनल किसका, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल ना करना। अभी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं सेम वैसी चीजें मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो ये बताना है कि आपका अमोनल किसका मिश्रण हो जाएगा, हम कहेंगे ये आपका एल्यूमिनियम पाउडर और आपका अमोनियम नाइट्रेट का दोस्तों ये मिश्रण यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आपको यहाँ पे टिक कर देना। और दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए अमोनल क्या यहाँ पे होता है, तो ये आपका एक विस्फोटक मिश्रण यहाँ पे होता है जिसमें आपका एल्यूमिनियम पाउडर और आपका अमोनियम नाइट्रेट ये वहां मिलाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा ऊर्जा आपको निकलती है, यानी ये क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताओ अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र बताओ क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या बताओगे आप, NH4NO3 ये इसका सूत्र यहाँ पे हो जाता है। इसका यूज कहाँ पे होता है, हम कहते हैं उर्वरक में भी इसका यूज वहां पे किया जाता है और विस्फोटक में इसका यूज हो ही रहा है, ये आप इस क्वेश्चन में खुद ही यहाँ पे देख रहे हो, इसका यूज वहां पे होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए विस्फोटक कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे विस्फोटक के प्रकार अगर पूछा जाए, यानी अन्य विस्फोटक का मिश्रण क्या वहां पे होता है, जैसे आपका TNT होता है ये भी हमारा क्या है, विस्फोटक आपका हो जाता है, ये मिश्रण हो जाता है। एक आपका RDX हो गया, RDX क्या है आपका, ये भी आपका विस्फोटक का काम करता है। एक दोस्तों आपका जैसे डायनामाइट हो गया, डायनामाइट हो गया, ये भी एक प्रकार का आपका विस्फोटक है। ये तीनों आपके विस्फोटक हैं यहाँ पे। और आपको जो अमोनल दिया जा रहा है ये भी एक प्रकार का विस्फोटक यहाँ पे हो जाता है। किसका मिश्रण होता है, एल्यूमिनियम और अमोनियम नाइट्रेट का ये मिश्रण यहाँ पे हो जाता है। अब बताना था कौन सी वायुमंडल का भाग नहीं, कौन सी एक गैस है वायुमंडल का भाग नहीं है, तो इसका आंसर तो आप सीधा सीधा यहाँ पे दे ही लोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे आपको। तो क्योंकि तो आपका जो वायुमंडल यहाँ पे होता है, तो वायुमंडल में देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आती है कि वायुमंडल सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है। इसमें आप सीधा आंसर पहले क्लोरीन बता देना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो वायुमंडल दोस्तों कौन कौन सी गैसें हैं, पहले तो आपने बोला नाइट्रोजन गैस हो गई, ये आपके 78% पाई जाती है। इसके बाद आपके ऑक्सीजन गैस यहाँ पे क्या बता दिया आपने, अगली गैस हमारी ऑक्सीजन हो गई जो कि आपका 21% यहाँ पे होती है। इसके बाद दोस्तों आपकी एक आर्गन गैस भी यहाँ पे है, आर्गन, ये इसकी मात्रा क्या हो जाएगी आपको 0.93% आर्गन पाई जाएगी। इसके बाद CO2 गैस भी होती है जो कि 0.04% आपकी यहाँ पे पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन ये हमसे कई बार एग्जाम में आया है कि ये बताओ जो आपका हीलियम है, हीलियम दोस्तों ये जो आपकी हीलियम गैस दी जा रही है, अब ये बताओ हीलियम वायुमंडल में कहाँ से आती है, क्योंकि कुछ मात्रा में आपके हीलियम भी हमारे वायुमंडल में है। तो अगर वायुमंडल में ये क्वेश्चन पूछा जाए हीलियम कहाँ से आती है, तो आप बताओगे हीलियम दोस्तों जो आती है ये आपके रेडियो एक्टिव क्षय से आती है। कहाँ से आती है, जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ वहां पे होते हैं जब उनका क्षय वहां पे होता है वहीं से हमारी हीलियम गैस वहां पे आती है। अगर ये क्वेश्चन आता है हीलियम गैस का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो कहाँ बताओगे, आप बताओगे गुब्बारों में। कहाँ पे होता है, गुब्बारों में हवा भरने में हीलियम गैस का यूज होता है, क्योंकि हल्की गैस होती है, गुब्बारे आपके उड़ा वहां पे करते हैं वहां पे। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि परमाणु रिएक्टर में उपयोग होने वाला ईंधन का नाम बताओ क्या है। तो परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन होता है, कोयला है, पेट्रोल है, दहनशीलता है, ये तो होंगे नहीं भाई, ये कहाँ होते हैं, हमें पता है यूरेनियम का ही यूज तो हम लोग करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा कि 50 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, यही नॉर्मल वाले क्वेश्चन आपके होते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल गलती से भी वहां पे आप गलत वहां पे नहीं कर देना, क्योंकि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दिए ना तो बहुत सिलेक्शन बहुत दूर आप वहां पे हो जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज दी जा रही है कि ये बताओ एस्पिरिन किसका सामान्य नाम है, एस्पिरिन किसका सामान्य नाम यहाँ पे होता है।
क्वेश्चन सामने दिख रहा है, बताइए आंसर क्या हो जाता है। अब आपका ये जो केमिस्ट्री क्वेश्चन चल रहे हैं, कम से कम 13 से कम आपके सही होने ही हर हाल में चाहिए। 13 से कम भी हो रहे हैं तब भी बहुत दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे वहाँ पे। कई सारे बच्चे कहते हैं पेपर सर ऐसा इतना नॉर्मल नहीं आता है। तो भाई अगर नॉर्मल नहीं आता है ना, आप यहाँ सही करके देखो ना, क्या आप 42-43 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो यहाँ पे। क्योंकि मेन बात ये यहाँ पे आती है ना कि 50 क्वेश्चन आता है पेपर क्वेश्चन। देखो किसी बच्चों को लगता है भाई हमें कुछ क्वेश्चन उसे लगता है बहुत नॉर्मल आ गया, इतना नॉर्मल कैसे आ गया। भाई पेपर वैसा ही वहाँ पे सेट होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको लगेंगे वहाँ पे कि भाई हाँ इसका आंसर बहुत नॉर्मल है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिख जाएंगे, आपको लगेगा भाई ये तो हमने कहीं देखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। तभी होता है पेपर ऐसे ही वहाँ पे सेट किया जाता है कि मान लो ना तो हार्ड हो ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो, मॉडरेट वहाँ पे सेट किए जाते हैं। ऐसे ही कटा हुआ कि 42-43 क्वेश्चन नहीं जाते, पेपर हार्ड नहीं आता है। बस आपकी तैयारी अच्छी वहाँ पे, अगर आपकी तैयारी अच्छी लगी है तो आप कोई भी पेपर वहाँ पे दे दिया जाए, आपको लगे पेपर बहुत मान लो हार्ड नॉर्मल ही वहाँ पे था। तैयारी अगर आपकी सही नहीं है, आपको नॉर्मल पेपर भी वहाँ पे दे दें अगर, तो लगेगा भाई पेपर तो बहुत हार्ड आ रहा है, इतना हार्ड नहीं बनता है। तो ये आपकी तैयारी पे हमेशा डिपेंड करता है कि कैसे आपकी तैयारी कैसी है। तो आपको लगेगा हार्ड है तो मतलब तैयारी अच्छी है, लगता है वही पेपर वहाँ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, वहाँ पे तैयारी में ठीक ठाक वहाँ पे चल रही है। अगर आपको लग रहा है पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया वहाँ पे, तो मतलब तैयारी आपकी सही नहीं चल रही, बस तैयारी करने में आपको लग जाना वहाँ पे। तो इसका बताओ एस्पिरिन किसका सामान्य नाम यहाँ पे हो जाता है। हम कहेंगे यहाँ पे किसका हो जाएगा, ये होता है आपका एसिटाइल आपका सैलिसिलिक एसिड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ एस्पिरिन का यूज कहाँ पे होता है, एस्पिरिन का आखिर यूज क्या वहाँ पे। तो इसका अगर यूज आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, दर्द। इसका यूज अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कहेंगे सीधा सीधा दर्द हो गया आपका, बुखार हो गया, दर्द बुखार हो गया, सूजन हो गया, क्या बता दिया, सूजन को कम करने में, सूजन को कम करने में, या हृदय जो इतने रोग होते हैं उनको रोकने में, इनमें आपका ये एस्पिरिन का ही यूज वहाँ पे होता है। दर्द है, बुखार है, सूजन कम है, या हृदय कोई संबंधित कोई रोग है, तो एस्पिरिन का यूज ही आपका यहाँ पे किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक आपका चीज यहाँ पे दी जा रही है, सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये बताओ सैलिसिलिक एसिड का यूज यहाँ पे कहाँ कहाँ पे होता है। तो आप देखोगे जो आगे मुहासे निकलते हैं, क्या निकलते हैं, मुहासे। तो मुहासे में उपचार में इसका यूज वहां पे किया जाता है कि अगर मुहासे है निकले हैं तो किसका यूज करेंगे हम लोग, सैलिसिलिक एसिड का यहाँ पे यूज आपका होता है। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए, अच्छा ये बताओ एस्पिरिन की खोज किसने वहां पे की थी। अगर ये पूछा जाए एस्पिरिन की खोज किसने वहां पे की थी, तो किसका नाम बताना, आप नाम सीधा बताओगे किसका, फेलिक्स का। किसका नाम बताएंगे हम लोग यहाँ, फेलिक्स हॉफमैन का। फेलिक्स हॉफमैन का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। इन्होंने इसकी खोज वहां पे की थी। कब खोजी गई थी आप बताओगे, 1897 ईस्वी में इसकी खोज वहां पे एस्पिरिन की हुई थी। तो कोई भी चीज पूछे आप उसका आंसर आसानी से दे लोगे। अब बताइए, अच्छा नाभिकीय विखंडन के दौरान चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन अवशोषित करने वाले दो तत्व कौन कौन से हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन कई बार रिपीट ये आपका हो चुका है। तो वो कौन से दो तत्व हो जाएंगे, ये ऑप्शन हमारे सामने दिख रहे हैं। तो आप ये देखो और बताओ आंसर कितना हो जाएगा। पेन और कॉपी लेके बैठना, काउंट करते रहना कि क्या स्कोर यहाँ पे हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कौन सा आप सही कर रहे हो। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर हम कहेंगे बोरान और कैडमियम का यूज यहाँ पे किया जाता है। किसका, बोरान और कैडमियम का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो राइट आंसर आपने क्या बताया, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड का कार्य क्या वहां पे होता है, जो आपके कंट्रोल रॉड वहां पे होते हैं उनका काम क्या वहां पे होता है, तो हम सीधा सीधा क्या बताएंगे, जो हमारा ये नाभिकीय रिएक्टर में जो आपके कंट्रोल रॉड वहां पे होते हैं, ये आपके न्यूट्रॉन को अवशोषित कर चेन रिएक्शन को क्या करते हैं, नियंत्रण वहां पे करते हैं। और किसकी बनी होती है, ये आपके बोरान और कैडमियम की छड़ें ही वहां पे होती हैं जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है, और जो ये रिएक्शन होती है उसको थोड़ा स्लो वहां पे करती है। अगर ये न्यूट्रॉन को अवशोषित ना करें, ये क्रिया इतनी तेजी से वहां पे हो कि तुरंत ही विस्फोट ही वहां पे आपका हो जाए आपका।
अच्छा ये बताओ, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मतदाता स्याही का मुख्य यौगिक है? यानी जब आप मान लो चुनाव में जाते होगे वोट डालने के लिए, आप देखो एक स्याही वहां पे लगा दी जाती है आपकी उंगली में, तो यही चीज पूछी जा रही है, जो स्याही आपकी लगाई गई वहां पे, उसके मुख्य यौगिक जो घटक वहां पे, उसमें कौन कौन सा है आपका? सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनियम है, सिल्वर क्लोराइड है, या अमोनियम नाइट्रेट है? तो घटक कौन कौन से बता देना है। आप सीधा सीधा क्या कहोगे, सर उसमें तो हम क्या यूज करेंगे, आप कहोगे सिल्वर नाइट्रेट का ही यूज वहां पे किया जाता है। किसका यूज होता है, आप कहोगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यहाँ पे इसका एक घटक आपको यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ सिल्वर नाइट्रेट का और कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे तो हमें पता होगा जो मतदाता स्याही लगती है उसमें भी सिल्वर नाइट्रेट होता है, और कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है? तो अन्य यूज क्या बताओगे, एक यूज दोस्तों बताओगे फोटोग्राफी में, कहाँ पे यूज होगा, हम कहेंगे फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। एक आप कहाँ पे बताओगे, एक दोस्तों आपका चिकित्सा में भी इसका यूज वहां पे किया जाता है। अगर दोस्तों एक यहाँ पे ये भी नोट करना, एक इंपॉर्टेंट ये दिया गया, अमोनियम नाइट्रेट, अभी मैंने बताया था यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अमोनियम नाइट्रेट का यूज कहाँ पे होता है, जिसे आपने कहोगे उर्वरक में, अभी मैंने बताया था कि पेपर में क्वेश्चन पूछेगा ये, अमोनियम नाइट्रेट का यूज कहाँ पे होगा, उर्वरक में भी होता है, और विस्फोटक में भी इसका यूज वहां पे किया जाता है आपका ये। अब ये बताओ किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अब जोड़ना और हटाना एक साथ वहां पे होता है? किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हटाना एक साथ होता है? दोस्तों जो आपका केमिकल रिएक्शन वाला एक टॉपिक हमारा है, कम से कम एक या दो क्वेश्चन कंफर्म पेपर में दिखेंगे, अच्छे से तैयार कर लेना। जो आपका रिएक्शन वाला टॉपिक यहाँ पे जितनी बार भी आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम वहां पे हुए, हर बार क्वेश्चन वहां पे आया है, तो ये आपका जो केमिकल रिएक्शन है उसी क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाता है कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हटना एक साथ वहां पे होता है, वो कौन सी अभिक्रिया यहाँ पे हो जाती है? तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया ही वहां पे कही जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आप सीधा सीधा आप क्या कह दोगे, राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर रेडॉक्स अभिक्रिया एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो, जैसे कि आपने लिखा 2Na प्लस Cl2 इक्वल टू हो गया हमारा 2NaCl, ये आपका कैसा, ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का ही एग्जांपल यहाँ पे आपका हो जाता है। जहां पे दोस्तों आपको जो Na दिया गया, सोडियम यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बोलोगे इसका क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइज, इसका क्या हो गया ऑक्सीडाइज दोस्तों, ये इसका यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो क्लोरीन आपको दिया जा रहा है, ये क्या हो रहा है आपका रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है आप कहोगे ये इसका आपका रिड्यूस यहाँ पे हो रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, हम बोलोगे ये रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में वहां पे पूछे गए हैं। अब बताओ बैकेलाइट क्या है वहां पे, कि घोल है, एसिड है, बेस है, पॉलीमर है। बैकेलाइट बताओ क्या होगा, सोचो भाई सोचो, आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा भाई। 15 में 13 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हर हाल में आपके सही करने हैं। देखो जैसे कि आपके मान के चलना कि 50 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा जीके में कम से कम आपने 7 यहाँ पे कर लिए, 3 क्वेश्चन आपने यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है जीके के बाद, इसके बाद हमने देखा फिजिक्स, देखा फिजिक्स मैंने कहा आपके 5 में 5 सारे क्वेश्चन करने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। फिर मैंने कहा मैथ आपकी आएगी, मैथ में 5 के 5 सही करने, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने वहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आपको मान लो केमिस्ट्री हम अभी सोल्व कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री मैंने बताया कि 15 क्वेश्चन आते हैं, मान लो 13 आपने सही कर लिया, कम से कम मान लो 2 क्वेश्चन यहाँ भी आपने छोड़ दिया, 2 क्वेश्चन यहाँ भी आपने छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों आपकी आगे बायो यहाँ पे आ गई है। बायो में दोस्तों अगर आपने 3 क्वेश्चन यहाँ पे 13 सही कर लिए, 2 आपने यहाँ छोड़ दिए, तो कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए यहाँ पे, 3 2 5 5 3 2 5 5 2 7, यानी कि तब भी आप दोस्तों कम से कम 43 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लोगे। अब यहाँ पे अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके गलत यहाँ पे हो रहे तो भाई बहुत गड़बड़ मामला हो जाएगा यहाँ पे। तो 42 से कम तो स्कोर मान के ही वहाँ पे नहीं चलना आपको, वहाँ पे कैसे भी करके 42 क्वेश्चन आपको सही करने। 42 बड़ी बात नहीं है, जो नोट्स दे रखे हैं बस रट्टा मार लेना, तब पेपर में आप वहाँ पे बैठ जाइएगा। अब बताओ जो बैकेलाइट क्या वहाँ पे होता है, बैकेलाइट हमें पता है क्या होता है, पॉलीमर ही तो आपका होता है ये। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये आता है, अच्छा ये बताओ जो आपका बैकेलाइट है इसकी खोज किसने और कब वहां पे की थी? तो खोज क्या बताओगे दोस्तों, यहाँ पे बताओगे वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, लियो आपका बैकलैंड, बैक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बताओगे लियो
बेकलैंड इनका नाम दोस्तों हो जाएगा। और कब खोज इसकी की थी इन्होंने? 1907 ईस्वी में इसकी वहां पे खोज आपकी ये की थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ बेकेलाइट का सूत्र अगर कभी पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? बेकेलाइट का सूत्र क्या बताओ? इसे आपका फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या रेजिन कहते हैं। क्या? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या रेजिन कहा जाता है। रासायनिक सूत्र बताओगे C6H6O और CH2O। ये आपका इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। तो कोई भी चीज अगर पूछे आप उनके आंसर वहां पे दे सकते हो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये तो बेकेलाइट का यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ बताओगे? जैसे आप देखोगे जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विच बनते हैं ना, किसके बनते हैं? आपके बेकेलाइट के ही वहां बनते हैं। जैसे आप देखो हैंडल, हैंडल किसके बनते हैं? हैंडल भी आपके इसी के यहाँ बनते हैं। जैसे देखो होगा आप जो टेलीफोन बनते थे, टेलीफोन किसके बनते हैं? आपके इसी के तो बनते हैं। टेलीफोन हो गया, हैंडल हो गया, या इलेक्ट्रिकल स्विच हो गया, ये सारे सारे आपके बेकेलाइट के ही आपके बनाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी भी ज्वलनशील गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी भी ज्वलनशील है। यानी और बताओ कौन सी गैस ऐसी है जो आपकी ज्वलनशील है? हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो कौन सी अन्य गैस है जो और ज्वलनशील यहाँ पे हो जाती है? तो वो गैस क्या बताओगे दोस्तों? होती है हाइड्रोजन। क्या है? ज्वलनशील गैस ही तो है हमारी। ऑप्शन नंबर 4 को सीधा सीधा आपको टिक यहाँ पे कर देना है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। तो निम्नलिखित में कौन सी और ज्वलनशील गैस हो जाएगी? आप बताओगे हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस यहाँ पे आपकी हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ आपका हीलियम यहाँ पे दिया जा रहा है, तो हीलियम गैस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? तो आपको पता होगा हीलियम गैस कहाँ भरी जाती है? आपके गुब्बारे में भरी जाती है। क्यों? एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये बनता है वहाँ पे। अच्छा ये बताओ यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बताओ कि हमारा वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, हम किसका नाम बताते थे? नाइट्रोजन का ही नाम तो बताते थे। वहाँ कितने परसेंटेज है आपका? 78%। ये कहाँ भरी जाती है? जब गुब्बारा, गुब्बारे में गैस भरने में काम वहां पे आती है। ऑक्सीजन तो पता है, इसके मैंने कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे कराई चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ये बताओ समुद्री पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई ऐसे क्वेश्चन तो गलती से भी नहीं गलत कर देना। क्वेश्चन देखते ही आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर बता देना है, तभी आप 15 में 13 क्वेश्चन के आंसर वहां पे दे पाओगे। इसका सीधा सीधा आंसर बता देना ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही बताना है, रुकना ही नहीं। वहां पे क्वेश्चन सामने हमारे दिखा, आपको सीधा टिक वहां पे कर देना, ये इसका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। तो क्या बता दोगे? आप बता दोगे आश्वन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि कृत्रिम वर्षा या क्लोराइड सीडिंग में सबसे समान उपयोग होने वाला रसायन का नाम बताओ। जो कृत्रिम वर्षा होती है, बादलों से मतलब वर्षा कराई जाती है कृत्रिम रूप से, अपने आप प्राकृतिक नहीं, तो वो कैसे यहाँ पे होता है? सिल्वर आयोड बिल्कुल इसका यूज होता है, सोडियम क्लोराइड का भी यूज होता है, ड्राई आइस इसका भी यूज होता है। यानी सभी वाला ऑप्शन नंबर 4 पे आपको टिक कर देना। क्या बता देना? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे यूज आपके वहां पे किए जाते हैं। तो काउंट कर लेना 15 में कितना स्कोर आपका केमिस्ट्री यहाँ पे आपका हो गया है। क्योंकि ये अगला एक ही क्वेश्चन और आपका बच रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में घोल से ठोस अलग होता है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में घोल से ठोस अलग होगा? वो कौन सी क्रिया है? ये ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखो, फिर बताओ राइट आंसर क्या आपका यहाँ पे हो सकता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा क्या बता दोगे? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या यहाँ पे हो जाएगा कि ये बताओ कौन सी अभिक्रिया में घोल से ठोस अलग यहाँ पे होता है। उस अभिक्रिया का नाम बताइए क्या होता है यहाँ पे। उस अभिक्रिया का नाम बताइए क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में घोल से ठोस अलग आपका यहाँ पे होता है, उसको क्या यहाँ पे कहा जाएगा। ये क्वेश्चन में डाउट लग रहा है थोड़ा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा जो बच्चों का आंसर यहाँ पे आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। इस क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़ा हमें डाउट लग रहा है, मैं आपको ये होमवर्क के लिए यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स जरूर बता के जाना कि इसका आंसर क्या यहाँ पे आपका हो सकता है कि घोल से ठोस अलग यहाँ पे होता है।
या तो इसके ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा मिसमैच यहाँ पे हो गए, एक बार आप देखना कि आपको इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशों का अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में सही है। सबसे ज्यादा आपका क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का सबसे ज्यादा कौन से ऐसे देश हैं जो उत्सर्जन वहां पे करते हैं, ये चीज यहाँ पूछी जा रही है। तो हमें पता है कौन सा क्रम सही हो जाएगा, पहला ही आपको दिया गया नंबर 1 पे चाइना, फिर USA, फिर आपका यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, फिर आपका इंडिया का नाम यहाँ पे हो जाता है। कभी अगर क्वेश्चन को यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे CO2 सबसे ज्यादा उत्सर्जन वहां पे करता है, तो चाइना का नाम यहाँ भी याद कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा भी आपका जाता है वहां पे। तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा, पहला चाइना है, फिर USA है, यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, फिर अगला नाम इंडिया का यहाँ पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन तो यहाँ से बायोलॉजी की स्टार्ट हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए, आप काउंट कर लेना है 15 में क्या स्कोर यहाँ पे आपका हुआ है। अब आपकी जो बायोलॉजी यहाँ पे चलेगी, बायोलॉजी दोस्तों ये मान चलना कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है यहाँ पे कि अगर थोड़ी बहुत मेहनत तो भाई हर सब्जेक्ट आपकी लेगी वहाँ पे, लेकिन बायोलॉजी आप अगर थोड़ी बहुत मेहनत भी कर लोगे 15 क्वेश्चन कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन 13 तो आप कंफर्म मान के चलना। अभी मैंने बताया कि कैसे आप कम से कम 42 क्वेश्चन तक वहाँ पे सही कर सकते हो। अब ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, देखो यहाँ पे अगर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछता तो हम बताते हैं पिट्यूरी का नाम, लेकिन पूछा क्या गया सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए, उस ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रेनल है, पिट्यूरी है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, आप कहोगे थायराइड का नाम। काउंट करते हैं ना, 13 क्वेश्चन बायोलॉजी के भी आपको सही करने यहाँ पे, थायराइड ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, ये बताओ जो आपका थायराइड दिया गया है, थायराइड से कौन कौन से हार्मोन निकलते वहां पे, तो कौन कौन से हार्मोन थायराइड से निकले, एक आपका थायरॉक्सिन T4 हो गया, एक दोस्तों आपका ट्राई आयो आपका क्या होता है, ट्राई आपका आयोडोथायरॉक्सिन होता है वो T3 होता है, एक आपका मेटाबॉलिज्म वहां पे होता है जो उनके बढ़ाने में काम वहां पे होता है। तो ये हार्मोन आपके यहाँ पे निकलते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि इनके जो थायराइड के हार्मोन होते हैं ना वो पेपर में आते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, एक आप सीधा सीधा बताओगे थायरॉक्सिन, क्या बता दो यहाँ पे थायरॉक्सिन, एक दोस्तों ये आपका हार्मोन हो जाता है, जिसको सही से नाम लिख लेना क्योंकि इनके हार्मोन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या कौन सा हार्मोन हो जाएगा, एक आपका हो गया क्या थायरॉक्सिन, आपका ये हार्मोन यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं T4 के नाम से आपका जाना जाता है। एक आपका दोस्तों क्या बताओगे ट्राई आयोडो थायरोनिन, एक ये हार्मोन आपका यहाँ पे निकलता है, इसको दोस्तों आपका T3 के नाम से आपका ये वहां पे जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि अगर थायराइड की कमी हो जाए, किसकी थायराइड की यहाँ पे कमी आपको हो जाए, तो कौन सी बीमारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, आप क्या कहोगे सीधा हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या दिक्कत दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलती है, इसमें हो जाता है जैसे गाइटर हो गया या वजन का बढ़ना हो गया, ये सारे किससे होता है थायराइड की दिक्कत से वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हार्मोन्स हो जाते हैं, इसकी कमी से ये आपको रोग वहां पे देखने को मिल जाती है। और दोस्तों सबसे छोटी अगर अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पूछा जाता है, हम पिट्यूरी का नाम बताते हैं और इसी पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से वहां पे जाना जाता है। तो कभी अगर क्वेश्चन आता है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, हम पिट्यूरी का नाम ही यहाँ पे आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन आता है कि आयोडीन घोल किसकी उपस्थिति जांचने के लिए उपयोग किया जाता है, आयोडीन घोल किसकी उपस्थिति जांचने के लिए आपका उपयोग होगा, चीनी है, प्रोटीन है, स्टार्च है, वसा है, किसका नाम आप बताओगे, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके जो टीसीएस वहां पेपर करा रही है ऐसे क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं। तो सीधा सीधा किसका आंसर बताना, नाम बताना है, हम बताएंगे स्टार्च का नाम बता देना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बता प्रोटीन का टेस्ट क्या वहां पे होता है, तो इसका टेस्ट क्या हो जाएगा, आप कहोगे बायोरिएक्टर घोल होता है, बायोरिएक्टर घोल से आपका ये बैगनी रंग वहां पे देता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटीन का परीक्षण यहाँ पे आपका हो गया। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछे कि ये तो चीनी जो टेस्ट का नाम और रंग क्या वहां पे होता है, इसका टेस्ट क्या होता है आपका बेनिकेट टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होगा चीनी का, आप यहां बताओगे बेनी
डिक्ट, बेनिडिक्ट, ये टेस्ट वहां पे आपका किया जाता है। वसा का अगर पूछा जाए, वसा टेस्ट कैसे यहाँ पे होता है, ये दोस्तों हो जाएगा, वसा वाले में बोलोगे आप सूडान, क्या बोल दोगे, सूडान। ये आपका थर्ड से क्या हो जाएगा, लाल रंग वहां पे अगर इसने वहां पे दे दिया, हम क्या कह देंगे, वसा का टेस्ट आपका यहाँ पे हो गया। तो किसी का पूछे आप उसके आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये बताओ, वायु गुणवत्ता बिगड़ने वाले पतले कण जो महत्वपूर्ण शरीर अंगों को क्षति पहुंचाते हैं, उन्हें पीएम कहा जाता है। उनका साइज पूछा गया, साइज क्या वहां पे होता है, कितने छोटे कण वहां पे होते हैं कि जो हमारे अंदर शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें हृदय में हमें क्षति वहां पहुंचाते हैं, तो उनका साइज क्या वहां पे होता है। तो साइज दोस्तों क्या बताओगे, ये होता है 2.5, यानी हम क्या बताएंगे आपका 2, अच्छा ये होता है 2.5 पीएम। ये दोस्तों आपका क्या वहां पे होता है, अगर इसका आंसर हमारा 2.5 है पीएम है, तो ये बताओ ये आपका क्या हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है आपका 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण जो हमारे फेफड़ों में घुसते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वहां पे हो जाते हैं। तो यानी उनका साइज क्या होता है, 2.5 माइक्रोमीटर, इतने छोटे कण वहां पे होते हैं जो वायु द्वारा हमारे शरीर में सांस के द्वारा अंदर वहां पे चले जाते हैं और हमारे फेफड़ों क्या होते हैं, उनको क्षति वहां पे काफी ज्यादा आपके ये फैलाते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, इतने छोटे कण आते कहां से इतने छोटे कण वहां बन जाते हैं, तो आप क्या कहोगे, जैसे जो आपके वाहन का उत्सर्जन वहां पे होता है, वाहन के उत्सर्जन हो गया, इसके बाद दोस्तों जैसे आपके धूल कण हो गए, या भी दोस्तों आपने देखो कारखाने से जो प्रदूषण वहां पे आपको निकलता है, धुआं निकलता है, या भी दोस्तों जो जंगल में कभी अगर आग वहां पे लग जाती, जंगल की आग वहां पे निकल जाती, वहां से भी आपको ये आग से दिक्कत वहां पे हो जाती है। अब इससे क्या क्या रोग वहां पे हो सकते हैं इतने छोटे कणों से, तो आपको जैसे अस्थमा हो गया, हृदय रोग के जो आपके पेशेंट होते हैं, इसी वजह से इनकी संख्या लगातार आपकी बढ़ती जा रही है। ये जो आपके प्रदूषण यहाँ पे लगातार हो रहा है, इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें वहां पे देखने को मिल रही हैं। अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पे हमारा दिया जा रहा है, ये बताओ, लार किसके पाचन में मदद करता है, लार किसके पाचन में मदद करेगा, कि वसा का, स्टार्च का, प्रोटीन का, विटामिन का। तो इसका आंसर आप देखते ही यहां मार दोगे, हमें पता है जो आपका ये लार्ज होता है ये आपका स्टार्च के पाचन में मदद करेगा। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये कभी पूछा गया आपसे, अच्छा ये बताओ, जो आपका वसा का पाचन कहाँ शुरू होता है, अगर क्वेश्चन आता है कि वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप क्या बताओगे, इसका पाचन आपका छोटी आंत में कहाँ पे होता है, छोटी आंत में इसका पाचन वहां पे होता है। कहां पे, बाइल, बाइल और यहां से इसका पाचन आपका शुरू हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, प्रोटीन की पाचन की शुरुआत कहां से होती है, हम बताएंगे पेट में कहां पे, पेप्सिन से, पेट में दोस्तों आपका पेप्सिन से इसका पाचन की शुरुआत यहां पे हो जाती है। विटामिन का अवशोषण कहां पे होता है, विटामिन का अवशोषण कहां बताओगे, इसका भी दोस्तों आप बताओगे छोटी आंत, कहां बता दोगे, विटामिन का छोटी आंत में अवशोषण यहाँ पे होता है। तो कोई भी चीज पूछे आप उसका आंसर यहाँ पे दे लोगे। अब बताओ, मानव रक्त का पीएच मान कितना वहां पे होता है। देखो ये क्वेश्चन को देखने में सरल वहां पे लग रहे होंगे, तो तभी मैं कह रहा हूँ 43 क्वेश्चन है, 42 प्लस क्वेश्चन आपको हर हाल में वहां पे सही करने हैं। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, इसकी रेंज क्या होती है, कभी भी ऑप्शन आपको दिखेगा 7.35 से लेके 7.45 के बीच, जो ऑप्शन आपको कभी वहां पे दिख जाए वही इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो हम क्या बता देंगे, 7.4 आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, या यहाँ पे आपको 7.3 भी दे सकता है, 7.45 दे सकता है, या इसके बीच की ना कोई वैल्यू आपको वहां पे देगा, वही आपका आंसर वहां पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आओ, ये बताओ, चमगादड़ या आपके जो डॉल्फिन शिकारी या बाधाओं को खोजने के लिए किस घटना का उपयोग वहां पे करते हैं। कि आपको पता है चमगादड़ होता है रात में भी अगर शिकार वहां पे कर लेता है, उस कैसे वहां पे करता है, कौन सी घटना का यूज वहां पे करता है। या जो डॉल्फिन होती है कि आगे उसे लगता है भाई आगे हमें कोई खतरा है वहां पे, वो कैसे जान लेते हैं, ये पूछा जा रहा है। कि ध्वनि का अपवर्तन है, बीट्स का निर्माण है, ध्वनि का प्रकीर्णन है, या इको लोकेशन है, क्या इको लोकेशन। तो हम क्या कहेंगे
कहेंगे आंसर? आप कहोगे सर हम कहेंगे इको लोकेशन। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे होता है। अब इको लोकेशन होता है क्या यहाँ पे? आप इको लोकेशन कहोगे कि ये जो होता है ध्वनि तरंगे भेजकर, इको से स्थान निर्धारण की प्रक्रिया जो कि आपके चमगादड़ और डॉल्फिन जो प्राकृतिक रूप से वहां पे करती हैं। जैसे कि क्या हुआ, जैसे ये मान चलो कोई यहाँ पे मान लो चमगादड़ बैठा हुआ, आगे कोई ये ऐसा मान लो रोड ब्लॉक वहां पे, तो ये कैसे जानेगा? तो ये क्या करता है, जो चमगादड़ होता है ये आपका अल्ट्रासोनिक ध्वनि निकालेगा। कितने? 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि, अल्ट्रासोनिक करंट वो ध्वनि निकालेगा। जो ध्वनि यहाँ पे आएगा और यहाँ पे टकराता, जो ये वापस ध्वनि यहाँ पे आती है, तो यहाँ से क्या जानता है कि आगे कोई कुछ भी है, यानी कोई रुकावट यहाँ पे आ रही, तो इसी से ये वहाँ पे समझ सकता है। बस ये ध्यान रखना, आपकी जो 20 किलो हर्ट्ज है अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वहाँ पे निकाल के ये अपने शिकार को पता वहाँ पे कर लेते हैं कि आगे हमारा शिकार है या आगे हमें कोई खतरा वहाँ पे लग सकता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया जा रहा है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में उपयोग होती है। दालचीनी है, लौंग है, नीम है, ताड़ है। तो किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में यूज होती है? हम कहते हैं दालचीनी जो पेड़ होता है उसका यूज कहाँ पे होता है? मसालों के लिए आपका यूज होता है। कहाँ? किसका? दालचीनी का। तो क्या आंसर बता दोगे आप? दालचीनी बताओ। दालचीनी का एक प्रकार की छाल ही तो दोस्तों आपकी यहाँ पे होती है, तो क्या बताओगे? दालचीनी। तो यहाँ पे एक ताड़ दिया जा रहा है, ताड़ के मुख्य उत्पादक क्या वहां पे हो जाते हैं? तो इससे ताड़ से क्या निकलता है? आप कहोगे पाम ऑयल। क्या निकलेगा? हम कहेंगे पाम ऑयल इसका मेन उत्पादक यहाँ पे आपका हो जाता है, जिसका हम लोग खाना पकाने में यूज आपका वहां पे किया जाता है। और दोस्तों ये जो आपका जो लौंग यहाँ पे दिया गया है, लौंग क्या होता है आपका? लौंग क्या है आपकी? ये फूल की कली तो आपकी होती है। लौंग क्या होती है? ये फूल की कली होती है। फूल की कली को क्या कहते हैं? आप लौंग यहाँ पे कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए लौंग क्या है, एक फूल की कली वहां पे आपकी हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रोटीन का उदाहरण जो हार्मोन के रूप में काम करता है, यानी वो प्रोटीन भी है लेकिन काम कैसे कर रहा है? हार्मोन के रूप में काम कर रहा है। उसका नाम पूछा गया है कि ट्रिप्सिन है, ऑक्सीटोसिन है, कैरोटीन है या केसिन है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? नाम सीधा सीधा हम बताएंगे। क्या? ऑक्सीटोसिन का बताना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या यहाँ पे होता है, तो ऑक्सीटोसिन का सीधा सीधा बताना है, गर्भाशय संकुंचन हो गया, या फिर जैसे दूध का स्राव हो गया, या इसे हम लोग बंधन हार्मोन के नाम से आपका ये ऑक्सीटोसिन वहां पे जाना जाता है। अब यहाँ दोस्तों एक आपका केराटिन शब्द दिया जा रहा है। केराटिन का उपयोग क्या क्या होता है? तो त्वचा, बाल और नाखून की रक्षा या उनके संरचनात्मक ढंग देने में केराटिन का यूज यहाँ पे किया जाता है। केसिन कहाँ पाया जाता है? ये दूध में पाया जाता है, जो कि पनीर बनाने सबसे ज्यादा उपयोगी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाथी के दांत किस भाग को संशोधित रूप है? हाथी के जो दांत टस्क होते हैं किस भाग का संशोधित रूप है? कैनाइन का, प्रीमोलर का, सेकंड इंसीजर का या फिर मोलर का? तो आंसर क्या बताना? सीधा सीधा आप कहोगे सर हम यहां बताएंगे, ये होता आपका सेकंड इंसीजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। दोस्तों ये जो आपको एक चीज ये ध्यान रखना, जो आपको यहाँ पे कैनाइन दिया जा रहा है, कैनाइन दांत के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे देखा होगा जैसे कुत्ते होते, डॉग होते हैं, जिनके नुकीले दांत वहां पे होते हैं, वो कैसे दांत होते हैं? कैनाइन दांत ही वहां पे होते हैं। कैनाइन दांत का यूज कहाँ पे होता है? जैसे मांस को फाड़ने में, या जो मांसाहारी जानवर जितने आपके होते हैं ना वहां पे, उनमें मेन आपके क्या कैनाइन दांत सबसे ज्यादा वहां पाए जाते हैं। यानी जो आपके नुकीले दांत होते हैं उनको ही क्या बोलते हैं? कैनाइन दांत वहां पे कहा जाता है। एक दोस्तों के मोलर दांत होते हैं। मोलर मोलर दांत का काम क्या वहां पे होता है? आप कहोगे इनका काम होता है भोजन को पीसना। यानी जो आपके शाकाहारी में आते हैं ना, वो क्या होते हैं? भोजन को खाने में चबाते नहीं वहां पे। ये क्या होता है? ये आपके जो चबाने के काम आते हैं, मोलर आते हैं। और इसके बाद जो कैनाइन क्या होते हैं? मांस को फाड़ने के काम आते हैं, नुकीले टाइप के, वो कैनाइन दांत आपके वहां पे हो जाते हैं। इसका आंसर हम लोग क्या बताएंगे? सेकंड इंसीजर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन है? प्राथमिक उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं मतलब सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक। तो स्वयं भोजन कौन बनाएगा? महिलाएं भाई कहाँ बना लेंगे, पुरुष कहाँ बना लेंगे? पौधे बनाते हैं अपना भोजन, पौधे सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? आपके
आपके ये होते हैं, आपके इनको कहेंगे प्राथमिक उत्पादक यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका एक क्रम यहाँ पे चलता है कि देखो क्या हुआ, पौधे हुए, पौधे ने क्या किया, सूर्य से प्रकाश यहाँ पे बनाया, ठीक है। इनको किसने खा लिया पौधों को, आपने कहा जैसे मान लो हिरण ने इनको खा लिया। हिरण को कौन खा गया, यहाँ पे शेर इसको यहाँ पे खा गया, ठीक है। तो ये देखो हिरण क्या हो जाएगा, आप कहोगे ये शाकाहारी है। शेर क्या हो गया आपका, मांसाहारी है। तो मांसाहारी के आगे एक क्या आता है, वो सर्वाहारी। यानी जो आपका शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी होता है, वो किस में आता है, सर्वाहारी, जो दोनों खा जाता है। जैसे इंसान क्या होता है, सर्वाहारी तो वहाँ पे होता है, कुछ इंसान वेज होते हैं, कुछ नॉन वेज होते हैं, सर्वाहारी सब कुछ खा जाते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। कबूतर है, तोता है, हमिंग बर्ड है, गौरैया। हमिंग बर्ड बता देना सबसे, और सबसे बड़ा पक्षी पूछा गया आपको शुतुरमुर्ग बताना। हमिंग बर्ड जो आपका ये पक्षी है ना, इसको यह ध्यान रखना इतना छोटा होता है कि कम से कम 80 बार, 80 बार एक सेकंड में, अब जिसके जो पंख होते हैं ना, एक सेकंड 80 बार ये फड़फड़ा वहां पे सकता है। अब आप देखो ये मान लो उड़ते हुए केवल एक जगह खड़ा भी हो सकता है, यानी बीच में कहीं स्थिर हो जाएगा और ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, एक जगह खड़ा रहता है। तो सबसे छोटा पक्षी पूछा जाएगा हमिंग बर्ड, सबसे बड़ा पक्षी पूछा जाता है तो किसका नाम बताते हैं, शुतुरमुर्ग का नाम आपको वहां पता होना चाहिए। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे में कैसे फैलता है, एडीज मच्छर से, या आपका क्यूलेक्स मच्छर से, आपका एनाफिलीज मच्छर से, या उपरोक्त सभी। तो मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है कैसे, इसका रीजन क्या वहां पे हो जाएगा, हम कहेंगे यहां सीधा सीधा कि एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। क्या बता दोगे, एनाफिलीज आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या हमारा दिया जा रहा है, ये बताओ कैंसर के उपचार के लिए उपयोग होने वाली नोबल गैस कौन सी यहाँ पे हो जाएगी। हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडान है, कौन सी गैस यहाँ पे होगी कैंसर के उपचार के लिए। हमें पता है ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में ही पूछा जा चुका है। तो कैंसर के उपचार में सीधा सीधा आपको बताना है रेडान का यूज हम लोग करते हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों डेली जो क्लास यहाँ पे हो रही, जैसे प्रैक्टिस सेट कराया जाए सारे आप ऐसे तैयार कर चलना, जब भी एग्जाम लगेगा पेपर में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा अपृष्ठवंशी कौन सा है, स्पंज है, मोलास्क है, आर्थ्रोपोडा है, या आपका इकाई नोडर्म है। तो क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा अपृष्ठवंशी कौन सा यहाँ पे आपका हो जाएगा। आंसर बताओ क्या होगा, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिए फिर बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा अपृष्ठवंशी इनमें से कौन सा हो जाएगा, हम कहेंगे मोलस्क यहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपके ये मोलस्क होते हैं ना, इनकी विशेषता यहाँ पे क्या होती है, तो इनकी विशेषता क्या बताओ, इनका जो शरीर कैसा होता है, नरम शरीर होता है। कैसा होता है, नरम शरीर यहाँ पे होता है। और इनमें क्या होती है, मसल पाई जाती है, मांसपेशियां यहाँ पाई जाती है। और क्या रहेगा, आप कहोगे स्क्विड, और क्या कह दोगे स्क्विड, यहाँ पे क्या हो जाती है, इनकी विशेषता यहाँ पे आपकी हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये बताओ, अच्छा जो आपका आर्थ्रोपोडा यहाँ पे दिया जा रहा है, आर्थ्रोपोडा के उदाहरण बताओ। आर्थ्रोपोडा के उदाहरण क्या क्या यहाँ पे होते हैं, जैसे दोस्तों आपका जापानी, क्या बताओगे, जापानी स्पाइडर, जापानी स्पाइडर क्रैब, ये इसका आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अच्छा ये हमें बताओ स्पंज की विशेषता यहाँ पे क्या होती है, तो स्पंज की विशेषता क्या बताओगे, जैसे इनका क्या होता है छिद्रित शरीर, इनके जो जानवर आते हैं उनका शरीर कैसा हो जाएगा, आप कहोगे छिद्रित शरीर यहाँ पे हो, यानी कि शरीर में छेद यहाँ पाए जाते हैं, क्या हो जाएगा, छिद्रित शरीर आपका हो जाता है। तो आंसर सीधा सीधा आपने क्या बता दिया, मोलास्क, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये आप अच्छे से वहां पे तैयार कर लेना कि वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, बताओ कौन सा हार्मोन है, एड्रेनोलिन है, थायरॉक्सिन है, वैसोप्रोसिन है, या इंसुलिन है। तो इमरजेंसी हार्मोन किसको वहां पे कहा जाता है, अगर पेपर में क्वेश्चन आया क्या बताओगे, तो इमरजेंसी हार्मोन का नाम क्या हम लोग बताएंगे, इसको कहा जाएगा एड्रेनोलिन होता है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दूसरा इसका कार्य वहां पे क्या होता है, ये
तनाव में हृदय गति जो हमारी होती है बढ़ाव वहाँ पे देता है। आप देखा होगा अचानक से अगर हमें मान लो कहीं से आप चाल रहे हो, अचानक से कुछ भी ऐसी घटना वहाँ पे हो जाती है तो हमारा शरीर तुरंत एक्टिव वहाँ पे हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसी हमको क्या बोलते हैं, ये आपका एड्रेनालिन हार्मोन की वजह से ही वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एड्रेनालिन जो आपका हार्मोन होता है इसको इमरजेंसी क्यों वहाँ पे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? जब भी हम कोई खतरा शरीर वहाँ पे देखता है तो ये हमारे शरीर को क्या करता है, तुरंत वहाँ पे तैयार कर देता है। तो इसी वजह से इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से आपका ये जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या दिक्कत हो जाती है? आप बोलते हो डायबिटीज की दिक्कत वहाँ पे हो जाती है अगर शरीर में इंसुलिन की कमी वहाँ पे हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जो आपके डायबिटीज के पेशेंट वहाँ पे होते हैं उनको आपका इंसुलिन का इंजेक्शन वहाँ पे लगता रहता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट अपने हो जाते हैं। यानी यहाँ पे हमने सारे 50 क्वेश्चन आपने देख लिए। अब ये बताना इन 50 क्वेश्चन में अगर आपके 42 क्वेश्चन तक जो अपना टारगेट वहां पे था, तो जो बच्चा 42 अपना सही कर लिया, मान चला जब पेपर लगेगा आपका एग्जाम बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन अगर अभी आप 35 तक भी सही कर चुके हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ जैसे मैंने बताया वैसे आपको तैयारी वहां पे करते हुए चलना है। अगर कोई बच्चा नया हो उसे ये नहीं पता कि जो हमारा आर्मी नर्सिंग का पेपर वहां पे होता है वहां पे कैसे कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये जो आपके हैंड रिटन नोट्स सारे आपके दिए गए हैं बायोलॉजी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, मैथ के, ये बस एक बार आप तैयार कर लेना। इसके साथ इसमें जो आपके 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां पे दिए वो आपको तैयार कर लेना। और इसी फोल्डर दोस्तों आपके 50 प्रैक्टिस सेट भी मैंने अपलोड वहां पे करा दिए हैं। यानी जो आपके पहले अभी तक पेपर जो वहां पे हुए हैं आर्मी नर्सिंग या 2021, 22, 23, 24 जितने भी सेट वहां पेपर आपके हो चुके वो सारे टेस्ट मैंने वैसे ही वहां पे अपलोड कराए ताकि आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे करो जैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप जो मैं बता रहा हूं वैसे आप तैयारी करते हुए यहाँ पे चलते हो, जब आपका पेपर लगेगा आप खुद ही कहोगे सर इसके बाहर तो कोई क्वेश्चन हमारा गया ही नहीं। लेकिन सारे चीज तैयार जरूर कर लें। सीधा सीधा आपको प्ले स्टोर अपना ओपन कर लेना है, एनए वाला सर्च करना है, ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन आपका ओपन होता है इसी फोल्डर के अंदर सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्लीट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के, और 50 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। या फिर दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आप इस नंबर पे यहाँ पे कर देना, जहाँ पे ये जो क्लास अपनी हुई है इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वो ग्रुप लिंक आपका आ जाएगा, उस ग्रुप को जोड़ लेना। जो क्लास यहाँ पे डेली होगी उसकी पीडीएफ वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और इस क्लास की पीडीएफ भी एप्लीकेशन वहाँ पे अपलोड करा दूंगा, और ये आपका एप्लीकेशन लिंक भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कल फिर मिलेंगे 7 बजे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है जो टीचर्स वहाँ पे करा रही है, और उन क्वेश्चन के हमारे चांस ज्यादा है पेपर में आने के। तो जैसे जो चीज बता रहा हूँ तैयारी आप करते हुए चलिएगा। तो ओके दोस्तों, कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।